बच्चों कैसे हैं आप सब। आपके बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो बच्चों आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जैसे इस चैप्टर का नाम है, तो मेनली हमें फोकस करना है इलेक्ट्रिक चार्जेज पर, और फिर इससे जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं उसके कारण जो फील्ड्स आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। उसके बारे में फिर फोर्सेस वगैरह हैं उसके बारे में स्टडी करना है। बड़ा ही आसान चैप्टर है। अगर आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो उससे रिजेंबल करता है ये चैप्टर। हम लोग मेनली ये बोर्ड लेवल लेकर चलने वाले हैं और एनसीईआरटी ये बेस्ड लेक्चर होने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर डील किस बात से करता है। देखिए ये चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैट के कैटेगरी में डालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चों आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो देखिए स्टैटिक का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट इज नॉट मूविंग और चेंजिंग विद टाइम, यानी कि कोई भी चीज एनीथिंग दैट इज नॉट मूविंग, और आप नोट्स बनाते चलिए बच्चों, और चेंजिंग विद टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज स्टैटिक, यानी कि वो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्टैटिक है, स्टैटिक। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रुका हुआ है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो कि स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। और ये जो ये इलेक्ट्रोस्टैट होता है ये इसी बात से डील करता है, डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, यानी कि हम इस चैप्टर में फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड्स, पोटेंशियल्स, नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल भी पढ़ना है, ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज के कारण जो हम फोर्सेस, फील्ड या पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ना है, यानी कि वैसे चार्जेस के बारे में पढ़ना है कि जो चार्ज मूविंग नहीं है, बिल्कुल रुके हुए हैं, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो बहुत एंशिएंट ग्रीक, आप देखेंगे कि 600 BC, आप देखेंगे कि अगर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप जानेंगे बच्चों तो ये बात करता है 600 BC में, जब ग्रीस इसके बारे में खोज कर रहे थे, ग्रीक के लोग इसके बारे में खोज कर रहे थे। उन लोग क्या करते थे बच्चों कि एक एम्बर नाम का पत्थर होता है, एक स्टोन टाइप का होता है ये, ठीक है। इसको उल से या फिर सिल्क के कपड़े से जब ये रगड़ते थे तो क्या होता था कि ये किसी ना किसी टाइनी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता था। तब वहाँ से इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि आखिर ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ज़रूर ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहा है। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने तरफ खींच पाएंगे। तो वहाँ से ये आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए बच्चों, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि हमने एक ऊल या फिर हमने एक क्लॉथ लिया जो कि या तो ऊल का बना हुआ है या फिर सिल्क का बना हुआ है, और एक ग्लास रॉड लेकर आते हैं बच्चों, और ग्लास रॉड को इससे हम लोग रब करते हैं। रब करने के बाद पता चलता है कि, और उसी तरह से एक कैट फर लेकर आते हैं, कैट्स फर, और एक प्लास्टिक रॉड है हमारे पास, और उसको प्लास्टिक रॉड को इसके साथ रब करते हैं। जब रब करने के बाद इन दोनों रॉड को एक साथ लेकर आया जाता है बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसी तरह से जब हम इन दोनों सिल्क क्लॉथ और कैट्स फर को एक साथ लेकर आते हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पर जब प्लास्टिक रॉड और ये जो सिल्क क्लॉथ है,
इन दोनों को साथ में लेकर आते हैं तो ये रिपेल करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और कन्वेंशनली ये यहाँ पर क्या कह दिया गया कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कन्वेंशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही चार्ज आया, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ये मान लिया कि चलो ग्लास रॉड पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जो सिल्क क्लॉथ है या उल है वहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। उसी तरह से प्लास्टिक रॉड जब कैट फर से रब किया जाता है तो लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर चूंकि ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड पर हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो उसका जस्ट उलट प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज मान लिया गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जिससे रगड़ा गया होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से ये कन्वेंशन बन गया कि जब हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और प्लास्टिक रॉड को जब हम कैट फर से रब करते हैं तो कौन सा चार्ज डेवलप होता है? प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैट्स फर्स पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से जब एक्सपेरिमेंट हमने किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ से कि दो तरह के चार्जेज होते हैं बच्चों। एक तो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा कि एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और यहीं से एक और बात हमें मालूम पड़ गई कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गई। और लाइक चार्जेस वो क्या करेंगे? चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये बात हमें एक्सपेरिमेंट से पता चल गई, रिपेल ईच अदर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीज़ पता चल गई कि लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं? रिपेल कर रहे हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इतनी तो बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि हमारे पास दो तरह के ही चार्जेज हैं, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और जो लाइक चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेज जो होंगे वो बच्चों वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्जेस के बारे में हमें कुछ ऐसी जानकारी मिल गई जो कि बहुत एंशिएंट पीरियड से हमें मिला हुआ है। अब हम ये जो चार्जेस है बच्चों कि ये जो कोई भी बॉडी जो है आखिर चार्ज कैसे होती है, कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है बोर्ड लेवल पे। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कि चार्ज करने का मेथड क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए बच्चों कि मेथड्स टू चार्ज एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहें तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इसका तीन मेनली तरीका समझाया गया। पहला जो तरीका है कि बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। जब हमने इसको देखा था कि सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को हम लोग रब कर रहे थे तो ग्लास रॉड क्या हो गया था? पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, तो बाय रबिंग। दूसरा जो है बाय इंडक्शन, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। और तीसरा जो है बच्चों वो है कि बाय कांटेक्ट, कि एक दूसरे को कांटेक्ट में लेकर आया जाए तब क्या होगा, तब कैसे चार्ज होगा। देखिए, तो सबसे जो पहला मेथड है कि बाय रबिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रब करते हैं तो होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पर थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, और हम ये देखेंगे कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलता है। अब थर्मल एनर्जी के कारण क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्केप कर जाता है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा वो एक ऑब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे ऑब्जेक्ट में आसानी से जा सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि बाय रबिंग से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। और ये बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल कि हमने अभी देखा था कि यहाँ पर हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, और ये सिल्क क्लॉथ से
को हम लोग क्या कर रहे थे कि ग्लास रॉड को यहाँ पर इसके अगेंस्ट रब कर रहे थे ग्लास रॉड को, और ग्लास रॉड को रब करने से हमें क्या मिला था कि यहाँ पर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था। ठीक है, आखिर ऐसा हुआ कैसे होगा? ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। होता क्या है कि जब हम रब करते हैं तो अभी हमने बताया कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है? थर्मल एनर्जी मिल जाता है, और थर्मल एनर्जी पाकर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? सिल्क रॉड पे। आपको पता होगा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जो चार्ज ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। ये बाई कन्वेंशनली हम लोग ने प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज बियर करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वो जो एक्सेस अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है, और ये एक्सेस, जितना एक्सेस अमाउंट यहाँ पर गया है नेगेटिव चार्ज का, वही हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि यहाँ पर चार्ज एक्युमुलेट हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस दोनों अवेलेबल थे। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है भाई मेरे। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से रबिंग स्टार्ट की, तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ग्लास रॉड से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे, और ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है उसी के कारण यहाँ पे सिल्क क्लॉथ क्या है? नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की संख्या कम हो गई। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये अब हमें पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये इसके यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ पर अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर भी नेगेटिव चार्जेस होंगे, लेकिन एक्सेस में अब क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए ग्लास रॉड को हमने बोला पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ को क्या बोला? नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हम लोग रबिंग से चार्ज करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण होता है। जब हम किसी चीज़ को आपस में रब करते हैं, आप अपने हाथों को रब कीजिए तो देखिएगा कि आपके हाथ जो हैं गर्म हो जाते हैं। तो ये जो गर्मी है, ये जो थर्मल एनर्जी है, इसी को पाकर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रबिंग से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है। साथ के साथ आप लोग लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत फायदा करेगा बोर्ड एग्जाम में। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपके न्यूमेरिकल में जरूर यूज हो जाते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि भाई इंडक्शन क्या है? इंडक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ना ही रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और ना ही डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हैं, बस उसके पास लेकर जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि अभी हमने ग्लास रॉड को क्या किया? चार्ज किया। मान लीजिए कि हमने एक ग्लास रॉड लिया और उसको सिल्क क्लॉथ से हम लोग ने रगड़ने से क्या हुआ कि ये चार्ज हो गया। अब ये जो चार्ज हुआ तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्फेयर है। क्या है? एक स्फेयर है। एक स्फेयर लेते हैं, मेटालिक स्फेयर लेते हैं बच्चों, और ये मेटालिक स्फेयर को हम लोग एक इंसुलेटेड स्टैंड पर इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, और अभी जो हमने चार्ज किया था ग्लास रॉड को, उस ग्लास रॉड को इसकी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लेकर आना है, बिल्कुल इसके पास लेकर जाना है। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी सिल्क क्लॉथ से हम लोग ग्लास रॉड को रब करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अभी हमने आपको बताया था कि अनलाइक जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये भी बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में दोनों चार्जेज अवेलेबल होते हैं। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी होगा कि जितना पॉजिटिव होगा इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल है, लेकिन जिस फेस के तरफ ये नज़दीक है ग्लास रॉड, अभी यहाँ पर इस फेस के तरफ नज़दीक है, तो इस फेस पर क्या हो जाएंगे कि अनलाइक चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक और बात आती है कि यहाँ पे पोलराइजेशन भी होता है, दो पोल में बट गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इंडक्शन में पोलराइजेशन भी होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने इसको ग्लास रॉड को यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अगर भाई मेरे आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पूरा का पूरा स्फेयर को हमें क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है, तो फिर क्या करेंगे कि ग्लास रॉड को इसी तरह से रखकर हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाने के लिए इसको क्या कर लेंगे बच्चों कि यहाँ से ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने का मतलब कि आपने इसको एक वायर से धरती की तरफ डाल दिया है और ये चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये वायर धरती के अंदर लेकर चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि ग्लास रॉड को सामने रखते हुए और बाद में हटा लेंगे, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पूरे मेटल स्फेरिकल सरफेस पे, मेटालिक स्फेरिकल सरफेस पे पूरे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंडक्शन से किसी न किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। एक और बात कि जो इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि क्या इंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो रहा है, कोई ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं हुआ। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का चार्ज था वही यहाँ पर आए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं। ये जो स्फीयर का चार्ज था, स्फीयर के अंदर चार्ज था, वही यहाँ पर आया, यहाँ से कोई चार्ज यहाँ पर नहीं गया है, ठीक है ना। जबकि रबिंग में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो रहा था, इंडक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चार्जेज इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है ना। तो इंडक्शन में समझ जाइएगा कि यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होता है। और एक और चीज़ कि इंडक्शन में जो इंडक्शन से जो चार्जिंग है, जो प्रोसेस है जो चार्जिंग का, वो टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। क्यों नहीं परमानेंट होता है? कि भाई कि उतना ही अमाउंट तो है ना उस ऑब्जेक्ट में, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव है। कोई तो ट्रांसफ़र चार्ज नहीं हुआ है, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र होकर नहीं आया है। यहाँ पर जितना चार्ज था उतना ही था। तो कुछ देर के बाद आप ये स्टैंड वगैरह हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ देर के बाद ये सारे के सारे, अगर हमने यहाँ पे ग्राउंड नहीं किया होता तो कुछ देर के बाद ये फिर क्या होते, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, हम ग्लास रॉड को हटा लेते, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता कि आपस में फिर से मिक्सअप हो जाते और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता पूरा का पूरा स्फीयर। तो इसलिए ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो टेम्पररी प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट मेथड है, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि कांटेक्ट से, कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होता है। यहाँ भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है बच्चों। देखिए यहाँ ट्रांसफ़र के बदले हम बोल सकते हैं कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कैसे? ऑफ चार्जेस। और इस पे सीबीएसई में क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेक्चर के एंड में हम ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एक और है, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिकल आपको स्फीयर या आइडेंटिकल आपको बॉडीज दे सकते हैं। आइडेंटिकल का मतलब है कि जो मटेरियल इसका वही मटेरियल इसका भी, जो शेप इसका वही शेप इसका, जो साइज इसका वही साइज इसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q इस बॉडी पे, और ये बॉडी अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, जब भी हम दोनों को एक दूसरे को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्जेस का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि दोनों पे बराबर बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज चला जाएगा। अगर आइडेंटिकल है तो बराबर बराबर जाएंगे, अदरवाइज अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो जिस साइज में है, जैसे एक छोटा चार्ज है और एक बड़ा चार्ज है, तो जिस प्रोपोर्शन में है ये इसका साइज इससे बड़ा, उसी प्रोपोर्शन में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चार्ज यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी दोनों पर कुछ ना कुछ एक दूसरे से चार्जेस जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। अगर आइडेंटिकल चार्ज हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, Q/2 Q/2। अगर अदरवाइज अगर एक चार्ज यहाँ पर, एक बॉडी यहाँ पर बड़ा है और दूसरा बॉडी छोटा है, तो उसी के साइज के अनुसार यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्जेस, ठीक है। तो ये है बाय कॉन्टैक्ट। बाय कॉन्टैक्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाय रबिंग में
चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, और इंडक्शन में हमने बोला कि ये कोई चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होता, ना रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक टेम्पररी चार्जिंग प्रोसेस है। तो 3 मेथड हमारे पास हैं चार्जिंग के, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन एंड बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, आगे इसका आपको और ज़्यादा क्लियरिटी महसूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। उससे पहले एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि एक आपके बुक में एक डिवाइस का नाम लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है बच्चों की जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने का काम आता है। इट इज़ अ डिवाइस that detects इलेक्ट्रिक चार्ज का डिटेक्शन करना कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है कि नहीं हो गया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप से करते हैं। होता क्या है, ये इस तरह से डिवाइस है कि एक मान लीजिए कि इस तरह से जार होता है, ठीक है ना, एक जार है, और इस जार में एक यहाँ पर कॉक लगाया हुआ है, और यहाँ से एक मेटल रॉड डाला हुआ है, यहाँ पे। और इस मेटल रॉड पे क्या है कि गोल्ड के लीफ, इस तरह से, आप जानते हैं कि गोल्ड का एक तरह से पत्ता की तरह है, इसको मोड़ दीजिए, मोड़ कर यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। आप जानते हैं कि गोल्ड क्या है कि अच्छा कंडक्टर है। जो जैसे फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर सिल्क क्लॉथ से रब करके ग्लास रॉड को यहाँ पर लेकर आए, हम जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ पर क्या करेंगे? टच करवाएंगे, यहाँ से टच करवाएंगे तो ये चार्ज क्या होगा? ऑब्वियसली ये फ्लो होगा इस मेटल रॉड के थ्रू, और ये आ जाएगा गोल्ड लीफ पे। गोल्ड लीफ पर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि इस तरह से इधर खुल जाएगा और इधर खुल जाएगा। जैसे इसमें डिफ्लेक्शन नज़र आएगा हमें, तो समझ जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमने मेटल रॉड से यहाँ पे टच करवाया है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज था। तो एक ये डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। इसी को हम लोग, इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं बच्चों। होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में वो है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि कंडक्टर्स क्या होता है कि वैसे ऑब्जेक्ट कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और इंसुलेटर जो होता है वैसे ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू से, अपने अंदर से पास नहीं होने देते, तो उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, और जो पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये छोटी सी बात है, यहाँ पर मेनली हमें देखना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर हमें दे रखा है, और इस पे हम कोई चार्ज देते हैं, इसको हम क्या करते हैं? कोई चार्ज देते हैं, तो क्या होगा? तो जब भी हम कंडक्टर्स पे कोई भी चार्ज देते हैं, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो चार्जेस क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में, पूरे के पूरे कंडक्टर में फैल जाता है। क्या होता है? ये स्प्रेड होता है पूरा कंडक्टर के सरफेस पे, पूरे कंडक्टर के सरफेस पे वो चार्ज फैल जाएगा। ठीक है, इसीलिए। और इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों कि अगर कोई इंसुलेटर है तो उसको चार्ज देंगे, तो चार्ज जिस जगह पर आपने दिया है या जिस जगह पर आपने चार्ज किया है वहीं पे एक्यूमुलेट होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो चार्ज पूरा फैलेगा नहीं, पूरा स्प्रेड नहीं होता इसके सरफेस पर। ये बातें ध्यान देने की योग्य है कि चार्जेस जब हम किसी कंडक्टर को देते हैं तो पूरे सरफेस पर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और चार्जेस जब हम इंसुलेटर को देते हैं तो वो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है जहाँ पर आपने चार्ज दिया है। इसीलिए जब हम कॉम्ब करते हैं और ड्राई हेयर में जब कॉम्ब करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जिस पोर्शन पे आपका बाल यहाँ पर है ना कांटेक्ट में आया है, रब कर रहा है, तो वो जो पोर्शन है वहाँ पर मान लेते हैं कि चार्ज डेवलप हो जाता है। और अगर हम एक पीस ऑफ पेपर, यहाँ पर पेपर का टुकड़ा यहाँ पर ले कर आते हैं, तो क्या होता है कि इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट चार्ज जनरेट होता है, और ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और हम यहाँ से, हमने अपने हाथ से यहाँ से पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर फैला नहीं है, इसीलिए ये हमारे थ्रू, हमारे हैंड के थ्रू ये ग्राउंड में नहीं जाता है चार्ज, और यहाँ पर आपको ये जो पीस ऑफ पेपर हैं वो अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन
जब आप मेटल रॉड या फिर मेटल जो कोई स्केल है आपके पास उसको रब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पूरे के पूरे चार्जेस पूरे सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं, और आप जैसे ही आप हाथ से इसको पकड़िएगा तो क्या होगा कि वो पूरा आपके बॉडी के थ्रू, क्योंकि बॉडी एक गुड कंडक्टर है, बॉडी के थ्रू वो क्या हो जाता है, धरती के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो किसी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस कहाँ चले गए हैं, आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चले गए हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपने यहाँ पर कोई ऐसा इंसुलेटर यूज किया, कोई लकड़ी यूज किया है कोई ये, तो यहाँ से भी आप पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर पर जब हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी डिटेल से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, कि इस पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बच्चों कि हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कि चार्जेस के कुछ हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। 3 प्रॉपर्टी तो ऐसे हैं कि जिससे न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिविटी ऑफ चार्जेज है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज है, और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, और उसका बेसिक हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछा है उस न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक खास बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, तो वहाँ पर एक जिक्र किया गया है एक टर्मिनोलॉजी का, पॉइंट चार्ज। और आप लोग भी इस बात को पढ़ा होगा आपने कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हम कूलम्स लॉ जब पढ़ेंगे बच्चों तो कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। तो हमें ये पॉइंट चार्ज जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये पॉइंट चार्ज होता क्या है। ठीक है, देखिए पॉइंट चार्ज ना ये एक रिलेटिव टर्म है। क्या है ये? दिस इज ए रिलेटिव टर्म। ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि हम किसी चीज़ को फिक्स कर दिया कि इसी चीज़ को हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। पॉइंट चार्ज होता क्या है कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ आप लिख लीजिएगा, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉलर देन distance between them then it is called या known as point charges। अगर 2 चार्जेस हमें दे रखे हैं, 2 से ज़्यादा भी चार्जेस दे सकते हैं, पॉइंट चार्जेस। अगर हमें 2 या 2 से अधिक चार्जेस दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी उनके साइज से बहुत ज़्यादा है, तब वो कितनी भी बड़ी साइज की हो वो आपको पॉइंट चार्जेस की तरह आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। आप ये डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा बच्चों कि जो तारे होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, एक्चुअल साइज उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ स्टार्स जो हैं वो हमारे सन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब हम धरती से देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ किलोमीटर, लाइट ईयर्स, किलोमीटर क्या लाइट ईयर्स, बहुत सारे लाइट ईयर्स दूर हैं वो हमसे। तो इतने लाइट ईयर्स दूर होने के कारण, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण वो हमें क्या दिखाई देते हैं? बिल्कुल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उनका जो साइज है उनके बीच की दूरी से काफ़ी कम है उनकी साइज, तो क्या होगा? उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्लास 11 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में। अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान दे दो कि वहाँ पर भी हमने ये पढ़ते हैं कि जो ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ ऑफ फोर्स है, फोर्स का जो लॉ है ना, F=G m1m2/r², तो वो भी वैलिड क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है। सेम टू सेम यहाँ भी है। ठीक है, और वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी वहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल जो लॉ है, जो फार्मूला है। ठीक है, F=G m1m2/r², तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, कि अगर हमारे पास स्फेरिकल चार्ज आ जाए तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, और पॉइंट चार्जेस के लिए हम कूलम्स लॉ यूज करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो पॉइंट चार्जेस आपको समझ में आया। अब यहाँ पर
हम एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हेडिंग डाल लीजिएगा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पे जितने भी चार्जेस हैं, मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट है उस पर -4Q चार्ज है, ठीक है, +Q चार्ज है, -3Q चार्ज है, +5Q चार्ज है, तो जितने भी चार्जेज हैं, तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको सिंपली आप अलजेब्रिकली ऐड कर दो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is algebraic sum of all the charges present on different location on the object। तो ऑब्जेक्ट पर कहीं भी कोई भी चार्जेज है उसको क्या कर दो, सिंपली जो अलजेब्रिकली सम होता है उसको सम कर दो, वो आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। ये बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी कि चार्जेज को आप स्केलर के टर्म्स में आप अलजेब्रिकली आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर टोटल चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा, -4। अलजेब्रा में क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस जब होता है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। जिस तरह से आप अलजेब्रिकली सम करते हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। तो देखिए, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, तो -7Q, फिर 5 और प्लस ये तो 6Q हो गया, तो +6Q। अब देखिए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का साइन बड़ा है तो क्या आ जाएगा, फाइनली टोटल चार्ज -Q आ जाएगा। तो जस्ट जैसे हम लोग अलजेब्रा में एडिशन करते हैं उसी तरह से चार्जेस का भी एडिशन करते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये बोलता है बच्चों कि किसी भी प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल जो चार्ज होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। तो टोटल और नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस के दरमियान, ठीक है, जो टोटल चार्जेज होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। इसको आप अपने नेचर में भी देख सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है बच्चों कि हमारे पास इस तरह से, ठीक है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर तो 0 चार्ज होता है, 1 इसका मास होता है, प्लस यूरेनियम जो है बच्चों, जिसका 92 क्या होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है, इससे स्प्लिट होकर क्या बनाता है ये बैरियम। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बैरियम बनता है, जिसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56, और प्लस क्रिप्टॉन जिसका 36 होता है, और यहाँ पर 3 है ना, न्यूट्रॉन हमें अवेलेबल होता है, प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन है न्यूक्लियर फिजन का। आप देखें कि न्यूक्लियर फिजन से पहले टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर देखिए टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज आपको दिखेगा कि यहाँ पे 0 + 92 यानी कि 92 है, और यहाँ पर आपको टोटल चार्ज दिखेगा बच्चों कि 56, यानी कि न्यूक्लियर फिजन होने के बाद जो ये प्रोडक्ट्स बने हैं 56 + 36 + 3 न्यूट्रॉन है, 3 × 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 6 12 कैरी 1, 5 3 8 1 9, 92। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस होने के बाद और होने से पहले दोनों का चार्जेज क्या है, सेम है। यही बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये पूरा यूनिवर्स का भी टोटल चार्ज क्या है, वो सेम ही है। हाँ, भले ही अलग अलग, अगर मान लीजिए कि
कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन जो चार्ज कैरी करने वाले जो ऑब्जेक्ट है वो नेचर में क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि कैसे नेचर में चार्ज कैरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं लेकिन नया चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक बोला जाता है कि पेयर प्रोडक्शन, एक प्रोसेस का नाम है पेयर प्रोडक्शन। आप लोग पढ़ेंगे इसको हायर क्लासेस में कि पेयर प्रोडक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास गामा रेज है, गामा का फोटोन है, ठीक है, तो गामा रेज क्या करता है, ये पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोजिट्रॉन दोनों बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन -e और प्लस प्रोजिट्रॉन +e, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर -e और ये +e, टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है 0, और गामा पे भी टोटल चार्ज कितना होता है 0। तो देखिए कि ये जो पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। नेट चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में भी हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी मैटर का एनिहिलेशन हो जाता है तब क्या होता है, जैसे कि आप इसका जस्ट पेयर प्रोडक्शन का उल्टा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्लस प्रोटॉन, ये दोनों मिलकर हमें 2 गामा रेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर बोला जाता है। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, मैटर का खात्मा। तो यहाँ पे मैटर डिस्ट्रक्ट हो रहा है लेकिन चार्जेज अभी भी, टोटल चार्जेज सेम ही है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है 0 और यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है 0। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। जैसे NaCl है, NaCl, ठीक है, इसका हम लोग एक्वा सोल्यूशन करते हैं तो होता क्या है कि Na प्लस और Cl- हमें आयन मिल जाता है। तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज देखेंगे तो यहाँ पर +1 और -1 ये 0, और यहाँ पर भी टोटल चार्ज देखेंगे तो 0। तो यहाँ पर भी प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा है, हम लोग लेक्चर के लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। इसको आपने अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करके पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। थर्ड जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस ये बोलता है बच्चों कि जो चार्जेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है ना, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कॉन्टिन्यूअस रूप में आपको मिल रहा है कि कोई गैप नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोलता है कि कुछ डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ ही चार्जेज अवेलेबल है। जैसे कि ये बोलता है कि अगर आप इसका स्टेटमेंट देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का, तो एनसीईआरटी में आप उठा के देखिए कि एनसीईआरटी में ये बात कहता है कि जितने भी फ्री चार्जेज हैं, ऑल द फ्री चार्जेस, ठीक है, ऑल द फ्री चार्जेस, कहता है ऑल द फ्री चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a basic यूनिट ऑफ चार्ज। और ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को या तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया गया या तो प्रोटॉन का चार्ज बताया गया, क्योंकि ये फंडामेंटल चार्ज हैं, ये बेसिक चार्ज हैं, ये बेसिक फ्री चार्जेज हैं हमारे एटम्स के अंदर, कि जो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो बेसिक, सबसे बेसिक चार्ज बोला जाता है। तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी चार्ज होंगे, टोटल चार्ज, वो क्या होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा इन्हीं का। यानी कि कहने का मतलब है, मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि Q = NE। और N क्या है बच्चों, N इज इंटीजर। कहने का मतलब आपने समझा कि एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज नहीं है। यानी कि कुछ अमाउंट का ही चार्ज होगा, यानी कि इसका कुछ ही मल्टीपल का चार्ज होगा, E के मल्टीपल का। जैसे कि 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, -1E हो सकता है, -2E हो सकता है, -1.5E नहीं होगा, डेसिमल में नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, 3/2 नहीं हो सकता, 3/5 नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे तो ये
ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। यानी कि जो फंडामेंटल चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज ही, एक फंडामेंटल चार्ज, दो फंडामेंटल चार्ज, तीन फंडामेंटल चार्ज, इस तरह से अवेलेबल होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप टुकड़ा नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या है? चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्या है? क्वांटाइज्ड है, एक पार्टिकुलर क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। और वो क्या है कि यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल में अवेलेबल है। यहाँ पर n है जो इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस है तो माइनस अगर आप लगाया हुआ है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में एक और बात आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग करेंगे आफ्टर, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर, कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, याद रखिएगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये फेल हो जाता है। यानी कि प्रैक्टिकेबल नहीं है, फेल नहीं होता, प्रैक्टिकेबल नहीं है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, लार्ज लेवल पर। अगर आप लार्ज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उस पर जो चार्जेस दे रखे हैं, तो देखिए कि आखिर ये प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं है। देखिए ई का जो चार्ज होता है, ई पे वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज बोला जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, एक और बात ध्यान देने की बात है कि जो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, वो कूलम होता है। सी से डिनोट करते हैं, कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब जनरली प्रैक्टिकल यूज में जो चार्जेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो 1 माइक्रो कूलम इस तरह से होते हैं या 1 मिली कूलम इस तरह से होते हैं। अगर माइक्रो कूलम की बात करें तो क्या हो जाएगा कि 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। अगर वहीं आप मिली कूलम की बात करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻3 कूलम की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि 1 माइक्रो कूलम 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, जो कि इससे करीब करीब 13 टाइम्स ग्रेटर है कि नहीं? 13 टाइम्स ये चार्ज इससे ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर आप जो चार्जेस देखते हैं 1 माइक्रो कूलम का, जो कि इससे 13 टाइम्स ज़्यादा है। अगर ये 13 टाइम्स ज़्यादा है बच्चों, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर इस फॉर्म में अगर चार्जेज अवेलेबल है तो वो आपको क्या दिखाई देगा? कॉन्टिन्यूअस चार्जेज ही दिखाई देगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि भले ही यहाँ पर आप देखिए तो गैप आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है इन डॉट्स के बीच में। जैसे आप रोड में देखते हैं, रोड पर जब आप चलते हैं तो बीच में जो पट्टी लगी रहती है उनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप होती है। लेकिन आप बहुत दूर से जब आप देखते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप देखते हैं बहुत दूर से, तो वो क्या आपको कॉन्टिन्यूअस नज़र आता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये माइक्रो कूलम चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज है। और अगर हम इतने बड़े चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस नज़र आता है बच्चों। इसीलिए आप आगे चलकर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी पढ़ेंगे, जहाँ पर आप कूलम्स लॉ जब यूज करेंगे तो वहाँ पर एलिमेंट भी काटेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारे टीचर्स ने ये बताया है कि कुछ ही चार्जेज अवेलेबल है, कुछ ही क्वांटिटी के चार्जेज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्यों कह रहे हैं? उसका कारण यही है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो ये जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज के रूप में देखते हैं बच्चों। ठीक है, होप कि आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया हो। अब इस पर हम ये जो हमने 3 बेसिक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा चार्ज के, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये दे रखा है बच्चों कि देखिए कि 1 कूलम का जो चार्ज होता है, 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसको एनसीईआरटी प्रूफ कैसे करता है? बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्वेश्चन है ये, आप भी कीजिए ट्राई, कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हर सेकेंड 10⁻9 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड क्या हो रहा है? 10⁻9 कूलम का चार्ज हम इस पे डाल रहे हैं, इसको दे रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट 1 कूलम चार्ज को, इस ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज आ जाए।
ठीक है, हर एक सेकेंड आप क्या कर रहे हैं, 10⁹ कूलम चार्ज दे रहे हैं, तो 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए अभी हमने देखा कि टोटल चार्ज Q = NE होता है। ठीक है, 1 सेकेंड में इसको कितना चार्ज दिया जा रहा है, तो इन 1 सेकेंड इसको दिया जा रहा है चार्ज 10⁹ कूलम का चार्ज दिया जा रहा है। 1 मिनट, आपने कमेंट कर दिया होगा कि सर आप थोड़ा सा गलत चले गए। 10⁹ इलेक्ट्रॉन है ना, 10⁹ E के बराबर इस पर चार्ज दिया जा रहा है हर एक सेकेंड। ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज कितने देर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है हर एक सेकेंड, यानी 10⁹ × 1.6 × 10⁻19 कूलम हर एक सेकेंड चार्ज दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1.6 × 10⁻19 और +19 10⁻10 कूलम हर एक सेकेंड दिया जा रहा है का चार्ज हर एक सेकेंड दिया जा रहा है, और यहाँ पर टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होना है, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होना है। तो 1 सेकेंड में इतना चार्ज दे रहे हो आप, तो कितने सेकेंड में हम 1 कूलम का चार्ज देंगे, तो 1/1.6 × 10⁻10। ठीक है, ये 10⁻10 जब ऊपर जाएगा बच्चों, तो 10⁻+10/1.6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर इसी को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 100 ले लेता हूं मैं, इंटू 10⁸ ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 16, 1.6। अगर हम यहाँ से ये पॉइंट हटा देते हैं तो एक 0 और आ जाता है ऊपर, ये 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जब 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1696.625, यानी कि ये लगभग 6.25 × 10⁹ सेकेंड आ जाएगा। इसको आप जब डेज और ईयर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 सेकेंड को जब हमें आर में चेंज करना होता है तो 3600 से डिवाइड कीजिए, और अब ये क्या हो गया, आर में चेंज हो गया, आर में चेंज करने के लिए चेंज हो गया, अब उसको डे में चेंज करने के लिए 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, और ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप पूरा डिवाइड करेंगे बच्चों तो लगभग 198 ईयर्स आ जाता है। ठीक है, यानी समझिए कि हम पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे थे, फिर भी हमें क्या है कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में 198 ईयर से भी ज़्यादा लग गए, 198 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो 198 ईयर से भी ज़्यादा लग गए बच्चों। तो इतना ज़्यादा अगर ट्रांसफर 1 कूलम, समझ जाइए कि कितना बड़ा चार्ज है, क्योंकि पर सेकेंड हम 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रहे थे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों। लेक्चर थोड़ा सा लंबा खींच गया है, आई थिंक सो, लेकिन बेसिक चीज़ था जो कि बताना जरूरी था। आगे हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड में ही क्वेश्चन पूछा है, अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक्स और वाई। ये क्या है कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, यहां पर बोल दिया है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। अगर ये y से ये रिपेल कर रहा है y इसको, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो हमें समझ में आता है। एंड ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। अब एक और z है ऑब्जेक्ट जो कि y के तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट z। अब देखिए z या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो भाई अनलाइक चार्जेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर z न्यूट्रल भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि जब ये न्यूट्रल होगा, नेगेटिव वाले को इधर ले जाइएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोलराइजेशन होता है, इंडक्शन में मैंने बताया था, तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा और वो क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, जैसे हमने कॉम्ब और पीस ऑफ पेपर में भी देखा था। ठीक है, जैसे हमने इंडक्शन में देखा था। ठीक है, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चेंबर and become charged with charges +3e +5e
and -3 respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Possible values for the final charge on the sphere. देखिए अब ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन हमारे पास क्या थे, स्फेयर थे जिन पे चार्ज कितना था +3, ठीक है, +5e और -3, ठीक है। उसको क्या किया गया, इस तरह से फेंक दिया गया और उसके बाद तीनों आपस में कांटेक्ट में आए साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए, और फिर सेपरेट हो गए। तो क्या सेपरेट हो जाने के बाद चार्जेस, बिल टोटल चार्जेस तो वही रहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही बोलता है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है कि स्फेयर्स कांटेक्ट में आ रहे हैं और कांटेक्ट में आने के बाद फिर वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है उस पर टोटल चार्ज तो सेम ही होना चाहिए। तो पहले का टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज आप इस्तेमाल कीजिए। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, या फिर इधर इसको काट दीजिए, क्या बचेगा +5। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो बाद में भी इतना ही चार्ज होना चाहिए। तो देखिए टोटल चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ बच रहा है, देखिए यहाँ पर ये 5 5 10, 10 - 4 6 हो जा रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे 6 6 12, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 जाता है, 5 बचता है, तो +5 इलेक्ट्रॉन आया, ये सही हो सकता है हमारा। यहाँ पर देखिए 4, ये तो देखिए पॉइंट में आ गया। आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में कि पॉइंट में तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट 5e, तो 7 5 12, ठीक है, और 12 में से 8 गया, 4 बचता है, तो +4, तो ये भी गलत। यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये पूछा है, शायद इसी साल पूछा था ये। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल cells A and B having charges 4q and -10q are kept a certain distance apart. दो चार्जेस दे रखे, आइडेंटिकल दे रखा है बच्चों, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब मैंने बताया था कि चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल सेल्स A and B having charges +4q and -10q are kept a certain distance apart, ठीक है, एक कुछ दूरी पर रखा गया, ठीक है। आइडेंटिकल है A और B, और एक पर +4q चार्ज है और दूसरे पर -10q चार्ज है, ठीक है। और सर्टेन और थर्ड आइडेंटिकल, तीसरा एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर लेकर आया गया। C इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद स्फेयर A एंड देन विद स्फेयर B। तो सबसे पहले C को A के साथ रखा गया और फिर C को B के साथ रखा गया, ठीक है। ये भी आइडेंटिकल है, तीनों आपस में आइडेंटिकल है। देन स्फेयर्स A एंड B आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, और फिर A और B को आपस में लेकर आया गया एंड देन सेपरेटेड। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर A एंड B। तो A और B पे क्या चार्ज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया गया कि इन दोनों को साथ में लेकर आए। अब C क्या था, अनचार्ज था। जब C अनचार्ज है बच्चों और आइडेंटिकल है, तो यहाँ से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कॉन्टैक्ट, जब चार्जेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। तो +4 और यहाँ पर 0 है, +4 और यहाँ पर 0 है, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो क्या होगा 4 + 4q + 0/2। तो यहाँ पर एक्चुअल में अब आ गया +2q। तो A पे +2q आ गया और C पर भी +2q आ गया, ये आया, यही बोला ना। A third identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and then with sphere B। अब C पर कितना आ गया, +2 का आ गया। अब ये +2 यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर जब कांटेक्ट में आया तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो -10q + 2q/2 कितना हो जाएगा, -8q/2। तो क्या हो जाएगा, -4q। यानी कि अब B और C पर कितना चार्जेज आ गए हैं, -4q और -4q, ये आ गया है। फिर क्या बोला, ठीक है। देन स्फेयर A एंड B आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। फिर A और B, तो A पर कितना आ गया था, +2, और अभी B पर कितना है, -4। तो ये दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आए, A और B। यहाँ पर है +2q
और यहाँ पर कितना है -4q। दोनों अगेन डिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट होगा अपॉन 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा -4q और +2q, -2q अपॉन 2 डिवाइड होंगे तो -q होगा। यानी कि अब a और b पे दोनों पे -q और -q का चार्ज आया। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर a एंड b। तो a और b पर कितना आ जाएगा -q का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है बच्चों, बड़े इत्मीनान से आप देख लीजिए, फिर से आप मिला लीजिए कि कितना चार्ज आ रहा है। पहले क्या था 4q था, c 0 था, तो 4q + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2q आ गया, a पे 2q आया और c पर 2q आया। फिर b पर कितना था -10q था और c पर अब +2q आ गया है। दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइडेंटिकल है तो बराबर से होगा, तो -10q + 2q अपॉन 2 कर दिया तो -4q। यानी b पर भी -4q और c पर भी -4q। फिर b और a को आपस में कांटेक्ट में लेकर आए तो -4q और +2q दोनों को हमने ऐड किया यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो -4q और +2q -2q अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो -q आ जाएगा। इस तरह से a और b पर फाइनल जो चार्ज आएगा -q आएगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर से भी पूछ सकता है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन है इसी साल आया है। 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 pc। pc का मतलब क्या हुआ पिको कुलम्ब एंड +4 pc यानी कि पिको कुलम्ब चार्जेज रिस्पेक्टिवली। ए और B1 और B2 को दिया गया इतना चार्जेज। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3 एंड देन सेपरेटेड। और फिर क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। If the final charge on each ball is -2 pc, then initial charge on B3 was। तो B3 पर इनिशियल चार्ज क्या होगा। अगेन ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए B1 और B2 और एक और चार्ज लेकर आया गया, बॉल लेकर आया गया B3। इन तीनों को, इसको हम नहीं जानते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना था -7, ठीक है, यहाँ पर कितना था +4, ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया और सब पे अब चार्ज कितने आ गए हैं -2 का आ गया है, सब पे -2। तो देखिए कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो टोटल चार्ज पहले और बाद का जो टोटल चार्ज है वो दो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो -7 + 4 कितना होता है -3 + x इक्वल टू, यहाँ पर तीनों पर -2 आया है तो -6 हो जाएगा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 और इधर आ गया +3 यानी कि -3, यानी -3 पिको कुलम। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। x मान लिया था हमने B3 का, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, फिर से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो ये हमारे चार्ज से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर रहा बच्चों आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कूलम्ब्स लॉ से, उसके वेक्टर फॉर्म और फिर जो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है उससे हम लोग क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, आपने वक्त निकाला और ये लेक्चर को देखा। ठीक है, इसी तरह से आगे लेक्चर देखते रहिए। हम लोग बोर्ड लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।